तो हम लोगों का आज का जो सेशन है दैट इज जो हमारा प्राइवेट डिफेंस का एरिया है उसके आगे का हम शुरू करेंगे। अलॉन्ग विद दैट सेक्शन नंबर 298 तक जितने भी मोस्ट पॉसिबल सवाल है वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का सेशन शायद थोड़ा सा शॉर्ट रहे, ठीक है, प्रोवाइडेड शायद 1 घंटे के आसपास ही रहेगा। बट ये हमारे जितने भी सेक्शन नंबर 298 तक, सेक्शन नंबर 298 तक जो ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन में एरिया आ जाता है, वहां तक जितने भी अब क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग गो थ्रू करेंगे। एक मैंने जो हमने अभी प्रीवियस सेट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, सेट नंबर 1 जो था हमारा सेक्शन नंबर प्रोवाइडेड 95 तक, तो उसका पूरा जो एक कंपाइलेशन है ना क्वेश्चन आंसर्स का, तो वो मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया था। आप लोग वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों ने गो थ्रू किए हैं अगर उनको रिवाइज भी करना है तो वहीं से वो हो जाएगा। द फाइल इज अवेलेबल ओवर देयर आल्सो। ठीक है, सो चलिए शुरू कर रहे हैं, कमिंग टू द पॉइंट। सो देखो अभी जो एरियाज हमारे पेंडिंग है जिसमें प्राइवेट डिफेंस, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फिर उसके आगे आपका अनलॉफुल असेंबली, एंड अनलॉफुल असेंबली के आगे फिर सेग्रीगेटेड पार्ट्स है जैसे 153 कैपिटल है, सिमिलरली ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट या अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा, गिविंग फॉल्स एविडेंसेस। तो अगला जो हमारा एरिया है सवाल हम लोग वहां से उठाएंगे। अभी मेरे ख्याल से हमारा ये जो सेट नंबर 2 है ये 2-1 दिन चलेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, राइट, जैसे आज की क्लास के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है पढ़ने का, सो सेक्शन नंबर 298 तक जितने भी प्रोविजंस हैं उनको एक बार गो थ्रू करना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप लिख लिख के उन चीजों को याद कर लें। ठीक है, चैप्टर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एक एक चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, ये छोटे छोटे चीजें आप अपने एंड पे तैयार करते रहेंगे। क्वेश्चन हम लोग यहाँ क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 100 मैंने यहाँ पे लिखे है, लेकिन वी कैन सी दैट सेक्शन नंबर 96 ऑनवर्ड्स है ना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से लेके ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन तक 96 टिल 298। तो इसमें बहुत सारे एरियाज आपके कवर होंगे। अब लेकिन सारे के सारे एरियाज मैंने पहले भी कहा था कि एवरीथिंग इज नॉट रेलेवेंट एज फार एज दिस पर्टिकुलर एरिया इज कंसर्न, बट जहां जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग स्टेट्स के पेपर्स हैं उनको हम एक बार जैसे एग्जामिन कर रखा है तो उन्हीं के बेसिस पे सवाल जो है बनाएंगे। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर दैट टू क्वालिफाई as an offense under 159 there should be the involvement of। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 159 में क्या है। yes, people can refer into the chat box that what is there in section number 159। सेक्शन नंबर 159 किस चीज की बात करता है? yes, quickly, एफ्रे। it talks about affray। affray क्या है? when two or more than two persons fights in a public place and disturbs the public peace। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। तो ऑप्शन है टू क्वालिफाई द ऑफेंस अंडर सेक्शन 159 क्या चीजों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? 2 or more persons by active participation, 5 or more persons by active or passive participation, 1 person actively and the other person should be acting in self defense, and the last one is 2 or more persons either actively or passively। so what should be the right answer? Let me see, people are mentioning over here that is A। आप लोग mention करें, definitely fine, A is the correct option, that is 2 or more persons must be actively participating when the offense of affray is to be committed। ठीक है, तो affray is that 2 persons or more than 2 persons are fighting and at that point of time they are disturbing the public peace और public place में कुछ लोग हैं fight कर रहे हैं। ठीक है, so coming to the next one, yeah, so this is a question related to a quote of a jurist। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें किसी jurist का कोई कोटेशन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे एक कोटेशन है that who defined crime as legally prohibited human conduct which is causative of given harm and which coincides with a blameworthy frame of mind and for which punishment is provided। so options हैं हॉल, लॉर्ड मैकॉले, जेम्स स्टीफन एंड सेल्मंड। so which of the concerned eminent jurist has given this particular phrase? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने A आंसर दिया है, perfectly fine, it is Hall who has defined the crime in such manner। ठीक है, इसको क्राइम का डेफिनेशन जो है ये हॉल ने दिया था। ठीक है, he was a jurist। चलिए, coming to the next one, इसे ना हिमाचल के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे ना तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है,
अगला सवाल जो है अभी रिसेंटली आज ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी इस सब्जेक्ट पे आया है, दैट इज 124 कैपिटल ए पे। क्वेश्चन है दैट द ऑफेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी डिफाइंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेडिशन, वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नन ऑफ द अबव। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इट इज, मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को आंसर जो है वो दे देना चाहिए, दैट इज द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। बट इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ना अपडेट दे देता हूँ आपको सेडिशन की जहां तक बात है। स्पीकर्स म्यूट करेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, स्पीकर्स म्यूट, ठीक है? किसी को कुछ भी कहना हो तो चैट बॉक्स इज देयर, यू कैन राइट ओवर हियर, ठीक है? सो सेडिशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का आज का ही एक जजमेंट है। द नेम ऑफ द जजमेंट इज SG वॉम्बेटकरे VOMBATKERE वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? SG वॉम्बेटकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एक दूसरा जो इसका केस टाइटल है दैट इज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया, GUILD, एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? ये केस में अभी आज ही का ये जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को ये ऑर्डर दिए हैं कि क्योंकि अभी 124 कैपिटल ए जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, शायद ये इन फ्यूचर रिपील भी हो सकता है, ठीक है, एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया। सो अगर ये जब तक पेंडिंग है, until and unless the case is decided, till the case is under the consideration of the Honorable Supreme Court, it has been directed to the state and the central governments कि आप 124 कैपिटल ए के अंदर जो FIR हैं वो रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है? और इसी के साथ साथ जितने भी लोग अभी तक सेडिशन के केसेस में कोर्ट्स में सॉरी डिफरेंट जेल्स में जो है वो अपनी सजा काट रहे हैं, सो उन लोगों को भी बेल जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है? एनी पर्सन हु इज बुक्ड अंडर 124 कैपिटल ए अंडर ट्रायल प्रिजनर है अगर कोई, सो उस व्यक्ति को जो है बेल का प्रावधान दिया गया है बाय दिस पर्टिकुलर जजमेंट जो मैंने अभी रेफर करी थी, ठीक है? चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 124 कैपिटल ए might get decriminalized but we can't say so, ठीक है? अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट इस पे नहीं आता है, we can't say anything। अगला क्वेश्चन जो है, it is saying in the case of choice of evils whether the harm is to be avoided was of a nature and so imminent as to justify the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm, ठीक है? Which of the thing is there is a question of law, question of fact, miss question of law and none of the above। ऐसा ही सवाल जो है कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, बस यहाँ पे आज जो एक नई चीज है, दैट इज यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज द चॉइस ऑफ एविल्स। जब आपके सामने दो खतरे हो, देयर आर टू हार्म्स इन फ्रंट ऑफ यू, आप बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म कॉज कर देते हैं, सो दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल गिवन इन सेक्शन नंबर 81, ठीक है? और सेक्शन नंबर 81 में जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि आपको नॉलेज होने के बावजूद भी अगर आप कोई हार्म कर रहे हैं किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए, सो दैट इज जस्टिफाइड। एंड वो हार्म किस तरीके का है, कैसे पता लगेगा, तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो कोर्ट देखती है, ठीक है? इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो सेक्शन नंबर 81 का प्रिंसिपल जो कल भी सेम इसी तरह का सवाल हमारे सामने था, ठीक है? आप लोग आंसर्स जो है मेरे बताने के बाद लिख रहे हो, ठीक है? जैसे ही सवाल आए, ऑप्शन आपके सामने होते हैं, आप लोगों को उसी टाइम पे जो भी आपको लगता है कि ऑप्शन होना चाहिए, यू कैन मेंशन दैट। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, या सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज related to the area where the IPC covers the powers of a public servant and the person is disobeying that order or whatever the order is being given by the public servant, अगर उसकी disobedience होती है तो क्या किया जाएगा? क्वेश्चन है, an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order directing that the religious procession shall not pass in a certain street knowingly disobeys the order and thereby causes danger of riot. In such a case, A is guilty of an offense defined under section 146, 188, 176 or none of the above. Yes, what should be the right answer? जल्दी से जवाब देंगे, ठीक है? Most of you are saying B, किसी एक व्यक्ति का just yes, रोहित आप B कह रहे हैं, रविंद्रजीत is giving the answer that is C,
ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल आ रहे हैं। देखो किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है और उस ऑर्डर की वायलेशन की जाती है, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। 188 आईपीसी, ठीक है। 188 आईपीसी कहता है, देखो जैसे डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया कि फलानी जगह पे आप जो है कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, एंड यू आर वायलेटिंग दैट ऑर्डर, सो दैट विल be an offense under section 188 of IPC। सेक्शन नंबर 188 एक बार मैं आपसे यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, जस्ट देखो 188 का इलस्ट्रेशन जो है, इस सवाल को हम डायरेक्टली वहीं से उठा लेंगे। That an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order directing that religious procession shall not pass in the street, A knowingly disobeys that order, thereby causes danger of riot, A has committed the offense defined in this section, that is section number 188। अब ये जो section है ना आपका 188, this section is very important as far as the exams are concerned। कभी कभी 188 में पनिशमेंट क्या है ये भी पूछ लेते हैं। सो द पनिशमेंट इज the person can be imprisoned for the term which may extend to 6 months or with fine which may extend up to 1000 rupees। इसके साथ साथ अगर 188 को जो है ना, अगर आप ध्यान से अगर देखें तो दो हिस्सों में इसकी पनिशमेंट रखी गई है। पहला है कि अगर आपने कोई भी पब्लिक ऑर्डर जो है किसी पब्लिक सर्वेंट ने पास किया था, या जनरल ऑर्डर कोई भी पास किया है, एंड द पब्लिक या कोई भी व्यक्ति जो है पब्लिक से उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो 188 का चार्ज तो लग ही जाएगा। लेकिन लिखा ना, इफ सच डिसओबीडियंस कॉजेज और टेंड्स टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस, इंजरी और रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस, इंजरी एटसेट्रा टू द पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, कि जो भी वहां पे व्यक्ति को एम्प्लॉय किया गया है, जो वहां पे लॉ की एग्जीक्यूशन कर रहा है, अगर आप उसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, अनॉयंस क्रिएट करते हैं, उसको कोई इंजरी कॉज करते हैं, तो 188 का चार्ज लगता है। लेकिन जर्नल सेंस में अगर इसको देखा जाए तो अगर आप सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन एटसेट्रा कर रहे हैं तो पनिशमेंट है 1 महीना। लेकिन डिसओबीडियंस के कारण से अगर ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है, मतलब आपने लॉफुल ऑर्डर का डिसओबीडियंस किया, आपने उस आज्ञा का पालन अगर नहीं किया है, जिसके कारण से देयर इज अ डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, और या फिर रॉइट या एफरे अगर हो सकता है, तो पनिशमेंट जो है वो बढ़ के 6 महीने तक देखी जा सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेक्शन 188 का जो फर्स्ट हिस्सा है वो ये बात करता है कि ऑर्डर्स अगर पास हुए आपको फॉलो करने, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो एक ऑफेंस है। सेकंड पैराग्राफ कह रहा है कि अगर आपने सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, अनॉयंस किया है, इंजरी किया है या रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है तो 1 महीने तक की सजा है। लेकिन आपकी डिसओबीडियंस जो आप कर रहे हैं उसके कारण से ह्यूमन लाइफ को डेंजर है, हेल्थ सेफ्टी जो है उसको नुकसान हो सकता है, रॉइट या एफरे हो सकता है, वहां पे दंगा फसाद हो सकता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो पनिशमेंट है उस थर्ड पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली 6 महीना जो है वो रखी जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट 188, और 188 का जो इलस्ट्रेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पनिशमेंट 2 तरीके से डिफाइन है। तो कुछ एक केसेस में 1 मंथ रहेगी और कुछ एक केसेस में 6 मंथ्स रहेगी। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, very simple question, disclosure of the identity of victim is punishable under which section? Yes, disclosure of the identity of victim of rape is punishable under which of the following sections? So you people are giving me the answer, that is B 228 capital A, perfectly fine। देखो 228 कैपिटल A जो है वो बताता है कि जो भी व्यक्ति रेप विक्टिम है, जो भी महिला है, उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। 228 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यू हैव टू गो थ्रू विद द कंप्लीट सेक्शन and you have to understand the essence of that provision। चलिए, so अभी तक तो ठीक ही जवाब आ रहे हैं, आगे देखते हैं। Let us proceed further। Yeah, the next question is, A, being legally bound to appear before a district judge as a witness in obedience of the summons issued by the judge, intentionally omits to appear। एक व्यक्ति है जिसको किसी जज साहब ने समन्स भेजे हैं और वो व्यक्ति
जानबूझ के समन्स मिलने के बावजूद जज साहब के सामने अपीयर नहीं होता है, तो उसने किस धारा के अंदर अपराध किया है? 174, 176, 179, 181। यस, एनीवन? चलिए देख रहा हूँ कुछ तो हलचल है। ठीक है, शालिनी इज सेइंग बी, सुष्मिता इज सेइंग ए, रविंदरजीत इज सेइंग ए, कसक इज सेइंग बी। देखो 174 सेक्शन नंबर 174 रिवीजन्स की बहुत कमी दिखती है। सेक्शन नंबर 174 कहता है कि कभी भी जब कोई नोटिस समन आपको आए तो आपको अपीयर होना होता है। अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो वो 174 के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, 174 जो है वो दो तरीके से पनिशमेंट को डिफाइन करता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने आपको नोटिस भेजा है, जैसे मान लो पुलिस वाले नोटिस भेजते हैं और आप नहीं जाएं, तो 174 का चार्ज लगाया जा सकता है। और अगर कोर्ट के थ्रू आपको समन या नोटिस आया है और आप नहीं जाते हैं, तो उस केस में पनिशमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। Let us go for section number 174 firstly, and then you will understand that what is the essence of the provision. Just छोटे छोटे सवाल हैं, सिंपल, इनमें गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आप लोग फिर पेपर दोगे और पेपर देने के बाद बोलोगे कि सर आता गलत हो गया। सेक्शन नंबर 171, नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम अ पब्लिक सर्वेंट। कह रहा है whoever being legally bound to attend in person, जिस व्यक्ति को कोर्ट में किसी व्यक्ति को खुद हाजिर होने के लिए, इन पर्सन प्रेजेंट होने के लिए अगर कहा गया है, और बाय एन एजेंट एट अ सर्टेन प्लेस and time in obedience of the summons, notice or order or proclamation proceeding from any public servant legally competent as a public servant to issue the same, intentionally omits to attend, वो व्यक्ति जानबूझ के अगर नहीं आता है और departs from the place where he is bound to attend before the time at which it is lawful for him to depart। कि एक तो ये सिचुएशन है कि वो आया ही नहीं, दूसरा ये कि वो आया लेकिन उसे अभी तक हमने भेजा नहीं, वो अपनी मर्जी से वहां से चला गया, तो he departs from the particular place without any lawful authority, so such person shall be punished with the imprisonment which may extend up to 1 month, 1 महीने की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माना जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन अगर सेम समन, नोटिस, ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन कोर्ट की तरफ से भेजा गया है और वो व्यक्ति ना आए, तो 6 महीने की सजा है, 6 months imprisonment, एंड फाइन भी बढ़ के जो है वो बढ़ के 1000 रुपया हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? पब्लिक सर्वेंट कर रहा है तो 1 महीने की सजा, 500 रुपए जुर्माना, जज साहब कर रहे हैं तो 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपया जुर्माना दिया जा सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो सेक्शन नंबर 176 इससे रिलेट नहीं करेगा। आप लोग 176 को ध्यान से अगर पढ़े तो वो किसी और विषय की बात करता है। इट इज नॉट रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपको अगर समन नोटिस आया है तो आप अगर उसकी डिसओबीडियंस कर दें, आप समन नोटिस में जो डेट टाइम रखा है, जगह रखी है, वहां पे अगर हाजिर नहीं होते, देन 174 कैन बी इनिशिएटेड। ठीक है, अब 176, 179, 181 तो एक अलग विषय, ठीक है, उसको आप लोग बीआरएक्स में जरूर एक बार फॉलो करते रहेंगे। चलिए अगला सवाल जो है दैट इज रिलेटेड विद द फॉल्स एविडेंस। क्वेश्चन है दैट ए इंस्टिगेट्स बी to give false evidence, however B does not give false evidence, A is thus punishable under which of the following section? 112, 13, 15, 16। yes, बिना डायरेक्ट देखे बताना है, मुझे पता नहीं है, आप लोग मेरे सामने नहीं है तो आई डोंट नो वेदर यू आर गिविंग द आंसर्स आफ्टर हैविंग अ लुक एट द डायरेक्ट और नॉट। ठीक है, सो सम ऑफ यू आर सेइंग बी और कुछ एक का जवाब जो है वो बी है। ठीक है, डी इज द आंसर पीपल आर गिविंग, परफेक्टली फाइन। देखो डी जो हमारा सेक्शन नंबर 116 आईपीसी का है वो ये कहता है कि if a person has abetted the other person to do an offense which is punishable with the imprisonment, ठीक है, which is punishable with the imprisonment, and that person does not commits the offense, if the offense is not committed, तो जो punishment है वो 116 रेगुलेट करेगा। किसकी punishment रेगुलेट करेगा? 116, that is the punishment of abetter। ठीक है, क्योंकि ए ने बी को इंस्टिगेट किया फॉल्स एविडेंस देने के लिए, बी ने तो फॉल्स एविडेंस नहीं दिया, और अगर बी ने फॉल्स एविडेंस नहीं दिया तो बी लायबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ए ने अबेटमेंट करी है
और एक्चुअल ऑफेंस नहीं हो पाया, एक्चुअल ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, सो द पनिशमेंट इज टू बी सीन इन रेफरेंस टू 116 ऑफ आईपीसी। लेकिन अगर यहीं पे मैं छोटा सा एक ट्विस्ट क्रिएट अगर कर दूं, अगर हमने यहां लिखा होता ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज मर्डर, हाउएवर बी डज नॉट कमिट्स मर्डर, तो ए की लाइबिलिटी कौन से सेक्शन के अंदर बनती? यस, अगर ए बी को मर्डर करने के लिए दुष्प्रेरित करता, इंस्टिगेट करता, और बी इंस्टिगेशन के अंदर नहीं आता, सो व्हाट ऑफेंस और व्हिच सेक्शन विल बी एप्लीकेबल इन सच सिचुएशन? यस, इट विल बी 115। वेरी गुड। 115 बात करता है where the abatement is done for an offense which is punishable with डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो उन केसेस में 115 जो है वो अप्लाई किया जाएगा, और बाकी केसेस में जिनमें जो ऑफेंस की पनिशमेंट है सिर्फ इम्प्रिजनमेंट रखी गई है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 116 जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, बहुत अच्छी। सो इसके साथ साथ 112 और 113 भी ध्यान में रखना, उन दोनों प्रोविजंस में क्या है। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो आते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल अलग अलग तरीके से बना रखे हैं, तो यू कैन go through with those questions also in these sessions itself. अगला सवाल है that consider the following statements. दोनों स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, फिर कुछ एक ऑप्शंस है, उनमें से सही ऑप्शन हमें देखना है। Having been bound by law to state truth, a person makes a false statement in proceedings before a public servant. एक व्यक्ति जो कानून के तहत बाध्य था, बाउंड था सच बोलने के लिए, वो पब्लिक सर्वेंट के सामने झूठी स्टेटमेंट दे देता है। However, having दूसरा स्टेटमेंट है, having been legally bound by an oath to state truth, a person makes false statement before the court of justice. ठीक है, which of the above will amount to false evidence? ऑप्शन ए है 1 only, ऑप्शन 2 है 2 only, ऑप्शन नंबर 3 है 1 and 2, और डी कह रहा है neither 1 neither 2। ठीक है, so what should be the correct answer? अगर आप लोगों ने सेक्शन नंबर 191 से लेके 193 को अच्छे से समझा हो तो आप ठीक सवाल का जवाब जो है वो दे पाएंगे। सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया है, दैट इज सी, 1 and 2 दोनों ही ठीक है, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे। शिखा इज गिविंग आंसर सी। ठीक है, देखो दोनों ही चीजें जो है कि आप पब्लिक सर्वेंट के सामने अगर झूठ बोल रहे हैं या आप कोर्ट के सामने फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों को ही गिविंग फॉल्स एविडेंस की कैटेगरी में रखा गया है। गिविंग फॉल्स एविडेंस, दैट इज द ऑफेंस ऑफ परजरी, और 193 दोनों को ही पनिशेबल बनाता है। बस डिफरेंस इतना है कि पब्लिक सर्वेंट के सामने अगर झूठ कहोगे, ठीक है, यू आर बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ एंड यू मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट इन द प्रोसीडिंग्स बिफोर पब्लिक सर्वेंट, देन द पनिशमेंट विल बी बिट लाइटर। और अगर कोर्ट के सामने फॉल्स स्टेटमेंट मतलब परजरी कर रहे हैं तो पनिशमेंट जो है वो आपका थोड़ा सा हैवियर रहेगा। एक बार सेक्शन नंबर 193 निकालेंगे, जस्ट टेक इट आउट of section number 193. Yeah, 193 कह रहा है whoever gives false evidence in any judicial proceedings or fabricates false evidence for the purpose of being used in the stage of judicial proceedings shall be punished with imprisonment which may extend up to 7 years, which may extend up to 7 years and shall also be लायबल फॉर फाइन। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एक व्यक्ति फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो सजा कितनी, 7 इयर्स परजरी के ऑफेंस के लिए। और इसी का नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case। एनी अदर केस का मतलब पब्लिक सर्वेंट एटसेट्रा के सामने अगर आप मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो सेकंड पैराग्राफ रेगुलेट करेगा, और उन केसेस में जो पनिशमेंट है वो रहेगी 3 साल तक। ठीक है, इट मे एक्सटेंड अप टू 3 years एंड द पर्सन शैल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन। और ये पब्लिक सर्वेंट और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात है। ठीक है, यू कैन सी सेक्शन नंबर 191, या सेक्शन नंबर 191 इसको रेगुलेट कर रहा है। 191 कह रहा है whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth or being bound by law to make the declaration upon any subject makes a statement which is false whether he knows it or believes to be false or does not believe it to be true is said to give false evidence। Explanation आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड कुछ एक सवाल भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब जब भी आप देखो ना बेयर एक्ट को पढ़ेंगे ना, तो बेयर एक्ट को पढ़ते समय जिन क्वेश्चन सेक्शंस में इलस्ट्रेशंस हैं, उन इलस्ट्रेशंस को बहुत ज्यादा गौर से समझना। कहीं पे दिक्कत आए, पीपल कैन रेज टू द क्वेश्चन टू मी आल्सो, ठीक है, हम लोग डिस्कस इसको कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mere criticism or comments on the government would not amount to sedition। ठीक है, सिर्फ सरकार का क्रिटिसिज्म करना या सरकार की पॉलिसीज पे कमेंट करना सेडिशन नहीं कहलाया जाता है। Was held by the apex court in which of the following case? Number 1, Kedarnath versus State of Bihar, Amit Kapoor versus Ramesh Chandra, प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड प्रीति जैन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। सो ये कौन से केस में कहा गया था कि अगर आप गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करते हैं या कमेंट्स रेज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, तो वो एक ऑफेंस नहीं है। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ए, दैट इज केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। परफेक्टली फाइन, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर ये पॉइंटर रेज किया गया था सेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अभी देखो सेडिशन क्योंकि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में चल रहा है, तो यहाँ से सवाल जो है वो एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। अगला सवाल जो है आपका वेटमेंट से रिलेट कर रहा है। लिखा है ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, अकॉर्डिंगली बी इंस्टिगेटेड सी टू मर्डर जेड एंड सब्सिक्वेंटली सी कमिटेड द मर्डर टू जेड। ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि वो सी को इंस्टिगेट ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि वो सी को इंस्टिगेट करे और कहे कि वो जेड का मर्डर करे। अकॉर्डिंगली बी ने सी को इंस्टिगेट किया और सी जाके मर्डर कर देता है। अंडर दिस सिचुएशन एज मेंशन्ड, हु इज लायबल फॉर द पनिशमेंट? ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली, या फिर ए, बी और सी तीनों ही लायबल हैं? यस, ठीक है। सो वो एवरीवन हैज गिवन द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ए, बी और सी तीनों ही लायबल है। ए और बी जो है वो अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे और सी जो है वो एक्चुअल ऑफेंस के लिए लायबल है। ठीक है, अगला सवाल ये हमने अपने अर्लियर सेशंस में भी डिस्कस किया था। ठीक है, दोबारा से आ गया तो दोबारा पढ़ लेते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि अगर किसी सर्टिफिकेट के आधार पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फॉर्ज सर्टिफिकेट के बेस पे, तो वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जा सकता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप आंसर जो है वो लिख के बता सकते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द अपेक्स कोर्ट स्टेटेड दैट द सर्टिफिकेट्स व्हिच आर फॉर्ज्ड, जिन सर्टिफिकेट्स को नकली बनाया गया है उसके आधार पे अगर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो वो सर्टिफिकेट वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाता है। आंसर सम ऑफ यू हैव गिवन it is not acceptable because this is the same question which we have discussed in the earlier sessions also. It is Khan Sahib Kalu Patel versus स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसको के पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अ केस इन विच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन दिस पर्टिकुलर व्यू। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, 171 डी से रिलेट कर रहे हैं। 171 डी इज रिलेटेड टू द इलेक्शंस। ठीक है, लिखा है द प्रोविजन ऑफ पर्सोनेशन एट इलेक्शंस अंडर 171 डी shall apply to a person who has been authorized to vote as a proxy for the elector under any law in force, shall not apply to a person who has been authorized to vote as a proxy for the elector under any law in force, does not lead to any restriction under any law in force, and both B and C are independently correct. Yes, let me see what answers you people are giving. सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, बिना पढ़े आंसर नहीं देना। ठीक है, लिखा है पर्सोनेशन एट इलेक्शंस shall apply to the person who is authorized to vote as a proxy for the elector under law in force, shall not apply to such person। दूसरा मतलब बाकी का एरिया सेम है। सी और डी में मतलब ए बी सी डी में आपको कौन सा जो है वो सही आंसर लगता है? यस, विदाउट looking at the Bayer Act, I hope you people have revised these sections, ठीक है, earlier also, because in these sessions we are only discussing the questions। ठीक है, कि किस सवाल का किस तरीके से जवाब जो है वो हमें देखना है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने अभी तक जवाब दिया नहीं, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सवाल कह क्या रहा है। देखो, आपको मैं इसको जर्नल सेंस में अगर उतार दूं क्वेश्चन को, सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि जैसे आप मान लीजिए आपका वोटर कार्ड बना है, आपके वोटर कार्ड पे आपका नाम होगा,
तो आपकी जगह अगर कोई और व्यक्ति वोट डालने चला जाता है, सो दैट विल बी पर्सोनेशन, ठीक है, दैट विल बी वोटिंग बाय पर्सोनेशन। और जिस व्यक्ति जो व्यक्ति वोट डालने गया है वो व्यक्ति उस चीज के लिए लायबल है। लेकिन द क्वेश्चन इज बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक वोटर के लिए उसका प्रॉक्सी जो है वो ऑथोराइज्ड है लॉ के अकॉर्डिंगली वोट डालने के लिए, तो क्या वो व्यक्ति को पर्सोनेशन के लिए आप लायबल करोगे या नहीं करोगे? मतलब इस तरह से आप समझें कि एक कोई व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, द पर्सन इज विजुअली ब्लाइंड, एंड उस व्यक्ति के बिहाफ पे या उसके साथ उसका एक प्रॉक्सी चला जाता है और प्रॉक्सी वोटिंग करता है, तो क्या आप प्रॉक्सी को पर्सोनेशन के लिए लायबल करोगे? यस, नो सर, नहीं करेंगे ना। एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट लायबल, सो व्हाई यू पीपल आर गिविंग मी द आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दैट्स provisions of 171D shall not apply to a person who has been authorized, लिखा ना, authority है आपके पास, who has been authorized to vote as a proxy for an elector under any law in force। तो मान लो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए जितने भी कानून बनाए गए हैं जो वोटिंग राइट से रिलेट करते हैं, अगर उस किसी कानून में प्रॉक्सी के लिए आपने प्रावधान बनाया है तो प्रॉक्सीज जो है आप उनको लायबल नहीं कर सकते अगर वो किसी और के बिहाफ पे वोट डालने गया हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 171D आप लोग बेरेक्स में देखेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइजो, सेक्शन 171D है जो इम्पर्सोनेशन की बात करता है, उसी का एक प्रोवाइजो लिखा है, नथिंग इन 171D shall apply to a person who has been authorized to vote as a proxy for an elector under any law for a time being in force, so far as he works as a proxy for the elector। तो proxy means जिसको वो proxy जिसको authority दे रखी है, किसने दी है? any law for a time being in force। चलिए coming to the next question। Yes, so next question is related to the right of private defense। Let me see who can give the correct answer। लिखा है when does the right of private defense of property extends to causing of death of the wrongdoer। आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते समय wrongdoer की डेथ तक जा सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। in which of the following situations? when a wrongdoer commits robbery, when a wrongdoer commits house breaking by night, when the wrongdoer commits mischief by fire in any building, or all of the above। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल। सेक्शन नंबर कौन सा सेक्शन है? यस, इज इट सेक्शन नंबर 103? ठीक है, सेक्शन नंबर 103 will tell you that at what times you can cause the death of the wrongdoer while exercising your right of private defense, and it is option number D। चलिए, so coming to the next one, ठीक है। The next question is, whoever refuses to follow the procedure as given in section 82 of CRPC shall be guilty for the offense committed under 174, 174 capital A, 175 और it is 176। अब आपको सेक्शन नंबर 82 CRPC पहले पता होना चाहिए, only then you can give the right answer। सेक्शन नंबर 82 CRPC बात करता है प्रोक्लामेशन, इसकी बात कर रहा है प्रोक्लामेशन, ठीक है। सो 82 के अंदर, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 82 के अंदर प्रोक्लामेशन जारी की जाती है, और 82 का सबसेक्शन 4 अगर सीआरपीसी का अप्लाई हो रहा हो तो उन व्यक्तियों को हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब प्रोक्लामेशन का जनरल सेंस में अगर कहें मीनिंग, तो वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट समन्स या वारंट्स भेजे जा रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, तो कोर्ट ने उस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रोक्लामेशन जारी करवा दी। प्रोक्लामेशन जो है एक बार अगर जारी हो जाए तो द पर्सन इज टू बी फाउंडेड बाय द अथॉरिटीज। और सेक्शन नंबर 82 के सबसेक्शन 4 के अंदर कुछ एक प्रोविजंस मेंशन्ड है, आईपीसी के कुछ एक सेक्शंस मेंशन्ड हैं। अगर अपराधी उन सेक्शंस के अंदर चार्ज किया गया है तो हम उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के नाम से जान सकते हैं। सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति प्रोक्लामेशन जारी होने के बावजूद भी
प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर कौन सी धारा का चार्ज जो है वो लगाया जा सकता है? The answer is given by you people. Let me see what you people are giving. It is B, that is 174 कैपिटल A की आप लोग बात कर रहे हैं शायद, है ना? 174 कैपिटल A, perfectly fine. 174 कैपिटल A उन लोगों की बात कर रहा है जिनके अगेंस्ट प्रोक्लामेशन जारी हुई थी और वो लोग कंसर्न अथॉरिटीज के पास अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं कर रहे हैं। अब 174 कैपिटल ए के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सेक्शन नंबर 82 से रिलेट करता है और दूसरा ये कि अगर एक व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, अगर एक व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसके ऊपर जो पनिशमेंट है, जो सेक्शन 174 कैपिटल ए के अकॉर्डिंगली वो पनिशमेंट थोड़ा सा बल्कि रहेगा, ज्यादा रहेगा। जैसे कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो आप अगर 174 कैपिटल ए पढ़े, आई एम रीडिंग इट, दैट whoever fails to appear at a specified place and at a specified time as required by the proclamation published under CRPC 82 subsection 1 shall be punished with the imprisonment for a term which can extend up to 3 years। ठीक है, तो नॉर्मली अगर प्रोक्लामेशन जारी होती है तो व्यक्ति की सजा 3 साल है, लेकिन यही व्यक्ति अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो चुका है, सेक्शन 82 सबसेक्शन 4 सीआरपीसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की बात कर रहा है, हर व्यक्ति जिसके अगेंस्ट प्रोक्लामेशन जारी हो जाए वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बिल्कुल नहीं बनेगा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए हमें जरूरी है सेक्शन 82 का सबसेक्शन 4 सीआरपीसी का देखना। अब वहां पे मैंने बताया कुछ एक सेक्शंस मेंशन है आईपीसी के, जैसे 302, 304 एटसेट्रा, उन सेक्शंस के अंदर अगर अपराधी एब्सकॉन्ड कर जाता है उसको अगेंस्ट हम प्रोक्लामेशन जारी करते हैं, उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाएगा। तो लिखा है वेयर अ पर्सन इज वेयर द डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ दैट सेक्शन, मतलब सेक्शन 82 की बात हो रही है, and pronouncing him as a proclaimed offender, he shall be punished with the imprisonment for a term which can extend up to 7 years। तो नॉर्मल प्रोक्लामेशन के लिए सजा 3 साल, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स जो हैं उनके लिए सजा जो है वो 7 years तक जा सकती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है दैट इज 174 कैपिटल ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज देयर, वो मेंशन किया हुआ। ठीक है, अगला जो सवाल है लिखा है विच सेक्शन ऑफ द कोड डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ हिकलिन्स रूल। हिकलिन्स रूल कौन सी धारा के अंदर आईपीसी में मेंशन्ड है? यस, under what provision Hicklin rule is mentioned? So you people are giving the answer that is section number 292, perfectly fine। देखो सेक्शन नंबर 292 जो है आईपीसी के अंदर जो ड्राफ्ट किया गया उसके पीछे का जो बैकग्राउंड था दैट इज द केस आर वर्सेस रेजिना वर्सेस हिकलिन, ये केस था। अब आर वर्सेस हिकलिन के केस में जो एक फ्रेज रखा गया उसी फ्रेज को हमारे सेक्शन नंबर 292 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, और वो फ्रेज जो है वो कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पे अभी पढ़ूंगा और आप लोग फिर सेक्शन नंबर 292 अगर देखोगे तो वहां पे भी सेम चीज आपको जो है वो मिलेगी। लिखा है दैट सेक्शन 292 इज बेस्ड अपॉन एन इंग्लिश केस आर वर्सेस हिकलिन्स इन व्हिच द कोर्ट हेल्ड दैट obscene material is marked to be a tendency to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences। कि कोई भी व्यक्ति जिसको अनैतिकता के रास्ते पे चलाने के लिए उसके लिए बस थोड़ी सी चीज की जरूरत है, you can deprave and you can corrupt those person's mind and into whose hands a publication is sought for this sort may fall। So ultimately सेम फ्रेज जो है आपका सेक्शन नंबर 292 आईपीसी का है वो यूज करता है। तो ये कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं कि हिकलिन टेस्ट जो है वो कौन से सेक्शन से रिलेट करता है, तो इट इज रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 292 ऑफ आईपीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इट इज अ कोटेशन ऑफ ज्यूरिस। लिखा है इन विच ऑफ दीज केसेस इट हैज बीन हेल्ड बाय स्टैर्चे जस्टिस दैट, स्टैर्चे जस्टिस की कोटेशन है, तो एक तो जस्टिस का नाम ही याद रखना पड़ेगा, नंबर 2 कोटेशन क्या है, a man must not make or try to make others feel enmity of any kind towards the government। किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट के अगेंस्ट एनिमिटी एटसेट्रा क्रिएट जो है वो नहीं करनी चाहिए। ऑप्शंस आर
क्वीन एम्प्रेस वर्सेस सुभाष चंद्र बोस, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगिंद्रा चंद्रा बोस, and queen empress versus Abdullah. So some of you have given the answer over here. ठीक है, सरिता पॉल इज गिविंग डी, दैट इज अब्दुल्ला की जजमेंट की बात कर रहे हैं. शिखा एंड सुष्मिता इज गिविंग आंसर, दैट इज बी. देखो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुभाष बाल गंगाधर तिलक वाला जो है, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर. या सो इन दिस पर्टिकुलर केस क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनके ऊपर जो है सेडिशन एटसेट्रा के चार्जेस लगाए गए थे, और जो केस इनका बना था उसमें स्टैच्यू जस्टिस ने ये कोटेशन दिया था दैट अ मैन मस्ट नॉट मेक और ट्राई टू मेक अदर्स फील एनिमिटी ऑफ एनी काइंड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. किसी भी व्यक्ति को सरकार या राज्य के अगेंस्ट जो है लोगों को भड़काने की कोशिश या एनिमिटी क्रिएट करने की कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, जो सवाल आपको आते हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, जो नहीं भी आते हैं वो भी साथ साथ पता लग जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, और जब एग्जाम में आओगे तो ये सारी चीजें रिकलेक्ट हो जाएंगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली द प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल. तो आमतौर पे हम देखते हैं 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम इज देयर. इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन. अटेम्प्ट और कमीशन के लिए एवरी टाइम द लायबिलिटी इज देयर, बट प्रिपरेशन और इंटेंशंस के लिए लायबिलिटीज आर नॉट जनरली देयर. लिखा है certain exceptions are there. Which of the following section provides the punishment even at the stage of preparation? Section number 122, 126 and 151, 399 or all of the above. So सिर्फ 3 लोगों ने जवाब दिया, that is option number D. You people have mentioned perfectly fine. Option number D is the correct option. 122 और 126 ये वेजिंग ऑफ वॉर से रिलेट करते हैं, ठीक है. इवन इफ यू प्रिपेयर टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द कंट्री और अगेंस्ट दोज कंट्रीज विद व्हिच द इंडिया इज इन द फ्रेंडली टर्म्स, ठीक है, तो प्रिपरेशन करने से एक व्यक्ति लायबल हो सकता है. 351 असॉल्ट की बात करता है दैट इफ यू प्रिपेयर if you make gestures or preparations that assault a reasonable apprehension that any criminal force can be exercised, तो 351 कहता है it is an offense. Similarly 399 जो है that is preparation to commit dacoity की बात करेगा. Preparation to commit dacoity is itself punishable under section number 399 IPC. ठीक है, coming to the next one. ठीक है, अगला क्वेश्चन है a लैंड होल्डर knowing of the commission of murder within the limits of his estate willfully misinforms the magistrate that death has been occurred by accident in consequence of a bite of snake. The said landholder is guilty under which of the following sections? That is 176, 177, 178, 179. बेरेक्ट अगर अच्छे से पढ़ा हो तो इसका जवाब जो है आप दे सकते हैं. ये एक सेक्शन में इलस्ट्रेशन है, एक सेक्शन में इलस्ट्रेशन है. शालिनी सिंह अगेन ए. शालिनी आपको मुझे लगता है 176 से बहुत ही प्यार है, ठीक है, ठीक है. सुष्मिता इज गिविंग द आंसर 179. सुष्मिता 179 इज अबाउट समथिंग डिफरेंट, ठीक है, उसका एक अलग प्रोसेस है 179 को अप्लाई करने का, ठीक है. सो मेरे ख्याल से आप लोग ठीक आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उसके पीछे का जो कारण है, सरिता ने 177 मार्क किया है. 177 एक बार निकालेंगे सभी लोग बेरेक्स में, जस्ट टेक इट आउट. और 177 का देखो ना, आप लोग इतना पढ़ते हो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, लेकिन छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हो, ठीक है, छोटी छोटी चीजें छोड़ते हो. कि 177 का अगर इलस्ट्रेशन पढ़ा हो तो हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. सेक्शन 177 कह रहा है फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन. किसी भी व्यक्ति विशेष को जब गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर गलत इंफॉर्मेशन दी जाए तो 177 जो है उसका चार्ज बनाया जा सकता है. और 177 का ही इलस्ट्रेशन हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया. लिखा है a लैंड होल्डर knowing of the commission of murder within the limits of estate willfully misinforms magistrate of the district that the death has been taken place in consequence of a bite of snake. A is guilty for the offense defined in this section, that is section number 177. अब एक इलस्ट्रेशन मैंने पढ़ दिया, दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ना आपकी अपनी
जिम्मेवारी है कि 177 का जो सेकंड इलस्ट्रेशन है इसको भी हम एक बार गो थ्रू कर लें ताकि हमें समझ में आ जाए कि 177 का चार्ज जो है वो कब लगता है और कब नहीं लगता है। तो फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, पहले सेक्शन पढ़ना फिर इलस्ट्रेशंस पढ़ना। जितने भी लोग हमारे फाउंडेशन कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, कितनी बार आप लोगों को समझाया है कि बेरेक्ट जब भी पढ़े यू हैव टू गो थ्रू विद द कंप्लीट प्रोविजंस वेयरएवर द इलस्ट्रेशंस आर मेंशन। उनको ज्यादा फोकस के साथ ज्यादा एम्फेसिस उनके ऊपर ड्रॉ आपको कर रहा है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को मिल गया ना। सेक्शन नंबर 177 टॉक्स अबाउट दिस। ठीक है, अगला सवाल अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ बीट एरिया से सवाल पूछा जा रहा है। ऑफ बीट एरिया है ए जेल सुपरिटेंडेंट हु इज हैविंग द कस्टडी ऑफ अ स्टेट प्रिजनर। एक व्यक्ति है जिसको जेल में डाला गया और जेल सुपरिटेंडेंट की नेग्लिजेंस से वो व्यक्ति भाग गया। ठीक है, नेग्लिजेंटली सफर्ड सच प्रिजनर टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन वेयर सच प्रिजनर वाज कन्फाइंड। इन सच अ केस द जेल सुपरिटेंडेंट is guilty for an offense under 128, 129, 130, not guilty of an offense as his act was not done voluntarily. ठीक है, so what should be the correct answer? ठीक है, कसक ने जवाब दिया है 129, वेरी गुड। सरिता इज अगेन सेइंग 129, परफेक्टली फाइन। सेक्शन नंबर 129 जो है वो इस चीज को रेगुलेट करता है कि जितने भी हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं या जितने भी लोग हमारे स्टेट प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर या स्टेट प्रिजनर्स होते हैं, अगर वो व्यक्ति भाग जाए तो whosoever is the concerned officer, that person will be responsible for that। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं जरा 129 क्या कह रहा है। ठीक है, यहीं पे मैं शो कर रहा हूँ। या लिखा है जेल सुपरिटेंडेंट हु was having the custody of the state prisoner negligently suffered such prisoner to escape from the prison where such prisoner was confined. In such a case the jail superintendent is guilty for an offense under 129 according to section 129। अब ये इंपॉर्टेंट अगला एरिया। ठीक है, according to 129 whoever being a public servant and having the custody of a state prisoner or prisoner of war। तो दूसरा सवाल ये भी बनता है कि 129 किसको रेगुलेट करता है, स्टेट प्रिजनर्स को या प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, दोनों को रेगुलेट करता है। negligently suffers such prisoner to escape from any place of confinement in which such prisoner is confined shall be punished with a simple imprisonment which may extend up to 3 years and shall also be liable for fine। तो दिस इज सेक्शन नंबर 129। सुष्मिता बाद में कह रही सर 128, नो इट इज 129। अब ये याद हो जाना चाहिए, छोटे छोटे सेक्शंस हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है तभी याद रहेगा। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is which section of the IPC deals with the principle of vicarious liability? 150, 152, 154, 156. Yes, which section of IPC deals with the principle of vicarious liability? Yes, anyone? Vicarious liability का प्रिंसिपल IPC की किस धारा के अंतर जो है वो रखा गया है? देख रहे हैं कुछ सवाल के जवाब आए हैं। सुष्मिता ने डी कहा है, पहले ए कहा फिर डी कह दिया, दोनों ही गलत है। ए भी नहीं है, डी भी नहीं है। ठीक है, सरिता इज गिविंग द आंसर दैट इज सी। रविंद्रजीत इज अगेन सेइंग सी, परफेक्टली फाइन। सेक्शन नंबर 154 टेल्स यू द प्रिंसिपल ऑफ वाइकैरियस लायबिलिटी। अब ये वाइकैरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल कैसे बनता है पहले आपको वो समझा देता हूं कि जब भी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे कोई अनलॉफुल असेंबली क्रिएट होती है, ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे किसी के प्रेमाइसेस में अनलॉफुल असेंबली एटसेट्रा क्रिएट होता है, सो हूसोएवर इज द ऑक्युपायर ऑफ द लैंड, ठीक है, जो भी उस प्रेमाइसेस का मालिक है उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एंड दैट पर्सन इज वाइकैरियसली लायबल एज पर सेक्शन नंबर 154। मैं आपको 154 में क्या लिखा है वो यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, 154 सभी लोग एक बार अपने अपने बेरेक्स में देखना है तो बेरेक्स पे देख लो, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ that 154 of the IPC deals with the principle of vicarious liability. It states that whenever any unlawful assembly or void takes place, the owner or occupier of the land
upon which the unlawful assembly is held or such right is committed, and any person having or claiming an interest in such land shall be punishable with a fine not exceeding 1000 rupees if he or his agent or manager knowing that such offense is being or has been committed. ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अनलॉफुल असेंबली बनी है या राइट्स हुए हैं, तो और उस व्यक्ति का जो मैनेजर है या सर्वेंट है, उस व्यक्ति को इस चीज की जानकारी थी, तो सर्वेंट के लिए मास्टर लायबल होता है। सेम यहाँ पे मैनेजर या सर्वेंट एक्सेट्रा के एक्ट के लिए जो ओनर ऑफ द लैंड है वो लायबल हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा ना, इफ ही और हिज एजेंट और मैनेजर नोइंग दैट सच ऑफेंस इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड और हैविंग अ रीजन टू बिलीव that it is likely to be committed does not give the earliest notice thereof to the to in his or their power to the principal officer at the nearest police station, or do not in the case of his or having reason to believe that it was about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it, or in the event of taking place, do not use all lawful means of his or their power to disperse or suppress the right or unlawful assembly। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी की प्रॉपर्टी पे ऐसा अनलॉफुल असेंबली या राइट हो रहा है, the servant etc was or the manager or agent was aware of that, और इस चीज का अर्लीस्ट नोटिस अगर पुलिस वालों को नहीं दिया गया या आपने कोशिश नहीं करी राइट या अनलॉफुल असेंबली को रोकने की, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो बन जाएगी। अगला सवाल, an octogenarian is seized by the gang of dacoits and thus compelled by the threat of instant death. An octogenarian is seized by the gang of dacoits and thus compelled by threat of instant death to do a thing which is an offense under a law. He, on committing the said offense, is liable to be punished for 1/4 of the punishment prescribed by law, 1/3 of the punishment prescribed by law, 1/2 of the punishment, or he is not liable for any punishment. Yes, what should be the answer? जल्दी से जवाब दे दो। ठीक है, so you people are saying D should be the answer. Kanika and Sarita is saying perfectly fine, D should be the answer. And what is the meaning of octogenarian? So octogenarian is a person who is between the age group of 80 to 89 years. 80 से 89 years की एज के बीच में जो लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनको ऑक्टोजेनेरियंस कहा जाता है। तो ये सवाल में जो ट्विस्टिंग फैक्टर है वो ये वर्ड ही था कि ऑक्टोजेनेरियन से आप क्या समझते हैं, और बाकी अगर आपको सेक्शन नंबर 94 सही से समझ में आता है तो यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। सो द पर्सन इज नॉट लायबल। अब उसकी लायबिलिटी इसलिए नहीं मतलब उसको हम लायबल इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वो ऑक्टोजेनेरियन है, उसको हम लायबल इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये सेक्शन नंबर 94 से रेगुलेट होगा। ठीक है, वहीं पे एक मैगजीन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज एक्टर्स ने इनवाइटो फैक्टर्स निसी मींस नॉन एक्टर्स। ठीक है, दैट इज अ मैगजीन इज टू बी एप्लीकेबल। अगला सवाल, द स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाब मैं देखता हूं कि कौन देगा और कहां से ये सवाल का जवाब आएगा वो भी मैं पूछना चाहूंगा। द स्टेटमेंट given under section 191 shall be oral, shall be written, can be either verbal or written, or either A, either B, or either C. Yes, what should be the right answer? ठीक है, C आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, that is a person whosoever is giving the statement can be verbal or written। ठीक है, और ये कहां से आ रहा है? सेक्शन नंबर 191 अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वहीं पे एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 191 एक बार अगर आप देखें, जस्ट 191, तो 191 का जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट विद इन दिस मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन शैल बी मेड वर्बली और अदरवाइज। तो वर्बली और अदरवाइज का मतलब इधर वर्बल और रिटर्न। सो इट इज टू बी दिस क्वेश्चन इज टू बी सीन in reference to section number 191 explanation number 1, and the answer should be that it can be either verbal or written। ठीक है, तो जो डायरेक्ट में लिखा है हम उसी को फॉलो करेंगे। अब ये either A, either B और either C नहीं हो पाएगा क्योंकि ना यहाँ पे लिखा है ना shall be oral only, तो ये only वर्ड जो है ना इसको एलिमिनेट कर रहा है, only एलिमिनेट कर रहा है, इसका ध्यान रखना है। C should be the right answer। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 क्वेश्चंस हुए हैं, मुझे आज के सेशन में सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही करने हैं।
ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द रेप विक्टिम, ये भी पहले भी सवाल आया था, 228 कैपिटल ए की बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, इसका जवाब मैं देखता हूँ कि कौन देगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, ए इंसाइट्स बी टू बीट सी, ए ने बी को भड़काया कि वो सी को जाके पिटाई करे। Subsequently, A reaches the place where B is beating C. तो जब B C की पिटाई कर रहा था, A is there present on the spot. A is liable for an offense of abetment and is culpable under which of the following sections? So Sushmita is given the answer. ठीक है, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हो? D. Yes, 114. 114 is the correct option because 114 is also seems to be based upon the principle of constructive liability. ठीक है, तो जैसे सेक्शन 34 लगता है, 149 लगता है, उसी तरह से सेक्शन नंबर 114 भी चलता है। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है 114 के अंदर। यहाँ पे अबेटर जो है वो अबेटर की तरह लायबल ना होते हुए एक्चुअल ऑफेंडर की तरह लायबल उसको किया जाएगा। 114 इज अ रूल ऑफ एविडेंस, और हम ये मानते हैं कि ए ने बी को अबेट नहीं किया है, रेदर ए इज हिमसेल्फ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो जैसा कि सेक्शन 34 चलता है उसी तरह से सेक्शन नंबर 114 भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का प्रिंसिपल है। बाकी जिन लोगों को ये चीजें अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स पे कहीं ना कहीं कमी है। चलिए अगला सवाल, मेरे को इस सवाल का अगर जो भी व्यक्ति जवाब दे देगा, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ गिफ्ट रखेंगे। ठीक है, विच सेक्शन डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरलाइंग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? विच सेक्शन डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरलाइंग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? 209, 210, 211, 214। सिर्फ 5 सेकेंड दूंगा इसका आंसर देने के। ठीक है, 2 persons have given the answer, that is section number 211. ठीक है, सुष्मिता और कनिका, ठीक है, गुड। एडवोकेट सरिता पॉल ने भी दे दिया है। 211 की बात आप लोग कर रहे हैं, 211 में क्या है? यस, व्हाट इज देयर इन सेक्शन नंबर 211? तो 211 बात करता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के अगेंस्ट इररिलेवेंट और फ्रिवोलियस complaints move kar de and the proceedings are started against that person, so there at that point of time section number 211 IPC will come into picture. Let us see what is written in section number 211 and then we'll go to the next question. 211 की यहाँ पे बात है, ऑप्शन जो है वो इसका सी होना चाहिए था। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को लेके जो सेक्शन रिलेट करता है वो 211 है। ठीक है, लिखा है whoever with intent to cause injury to any person instituted or institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against that person or falsely charges any person with having committing an offense knowingly that there is no just and lawful ground. तो आपने अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करी हैं या आप चाहते हो कि इंस्टीट्यूट हो जाए या आपने करवा दी है, फॉल्स चार्जेस आप किसी के ऊपर लगा रहे हो कि उसने कोई अपराध किया है और आपको ये पता है कि इन चार्जेस को लगाने का कोई जस्ट और लॉफुल ग्राउंड नहीं है, such person shall be punished with the punishment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, and if such criminal proceedings be instituted on the false charges punishable with death or imprisonment for life etc. जैसे कि मान लो मर्डर का चार्ज लगा दिया etc. तो उसकी बात है तो पनिशमेंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। The imprisonment for life or imprisonment for 7 years, then such person shall be liable for the punishment which may extend to 7 years. तो इसका मतलब ये है, जैसे अगर आपने किसी के ऊपर दोष लगाया कि उसने चोरी करी है, so because it is the offense of theft etc. so ये फर्स्ट पार्ट के अंदर रहेगा और जो पनिशमेंट है वो रहेगी व्यक्ति की 2 साल तक। ठीक है, द पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर, जिसने नकली कंप्लेंट लगाई। लेकिन अगर जो झूठा चार्ज लगाया जा रहा है वो ऐसे अपराध के लिए लगाया जा रहा है जिसकी सजा डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 ईयर से ज्यादा की है, तो फिर गलत इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति के ऊपर 7 साल तक की सजा जो है वो दी जा सकती है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज रिटन। तो this provision is similar to what is known as malicious prosecution under the law of torts. So 211 जहां पे आपके वेरेक्ट्स में है ना,
तो अपनी रेफरेंस के लिए वहां पे malicious prosecution जरूर लिख लेना। चलिए थर्ड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, third last question, that an offense under section 278 of the code is committed by dash of the accused, voluntarily act, involuntarily act, negligent act, either A, B or C, and hence it is punishable. Yes, what should be the right answer? सेक्शन नंबर 278 की बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 278 जो है वो बात किसकी करता है, और उसके बाद ही हम जो है सही आंसर पे आएंगे। सही आंसर में से कुछ लोग तो दे चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इज बीइंग मेंशन्ड, दैट इज द वॉलंटरी एक्ट। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन सेक्शन नंबर 278। देखो 278 बात करता है कि अगर आप एटमॉस्फेयर में नॉक्शियस ऐसी गैसेस को रिलीज करवा दें जो लोगों की हेल्थ को जो है अफेक्ट कर सकती है, सो दैट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सेक्शन नंबर 278। लिखा है whoever voluntarily, तो voluntarily हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग पीरियड्स में कर लेना। voluntarily एक्ट होना चाहिए, involuntarily नहीं, ठीक है। voluntarily vitiates the atmosphere in any place so as to make it noxious to the health of the persons in general dwelling or carrying on business in the neighborhood or passing along a public way। मतलब कि किसी व्यक्ति के घर में जहाँ वो ड्वेलिंग हाउस, मंदिर एटसेट्रा है, जहाँ पे वो बिजनेस करता है, या पब्लिक वे है जहाँ पे यहाँ से लोग गुजरते हैं, वहां पे अगर आप एटमॉस्फेयर में नॉक्शियस सब्सटेंसेस रिलीज करवाते हैं जानबूझ के, वॉलंटरली, व्हिच आर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पर्संस, तो इट विल बी रेगुलेटेड बाय सेक्शन नंबर 278 आईपीसी। चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एन ऑफेंडर वाज ट्राइड फॉर रॉयटिंग इन द कोर्ट रूम, he is called the presiding judge as a pre-judicial judge। ठीक है, इस सवाल का भी जो जवाब देगा उसके लिए भी कुछ गिफ्ट बाद में रखेंगे। ठीक है, मैं एक का तो मैंने देख लिया, 2 लोगों ने सही जवाब दिया था, दैट इज सुष्मिता एंड कनिका। ठीक है, इस सवाल 5 सेकंड के अंदर जिन्होंने दिया था मैं उनकी बात करूंगा। सेम अगला सवाल जो है उसकी बात कर रहे हैं। एन ऑफेंडर who was tried for writing in the courtroom and he called the presiding judge as a pre-judicial judge and thereby intentionally insulting the judge while he is conducting a judicial proceeding, the offender is liable for the offense under 228, 228 capital A, 229 and 229 capital A। Your time starts now। ठीक है, कनिका ने 228 कहा है, सुष्मिता ने 229 कहा है। कसक इज अगेन सेइंग 228 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, शिखा ने भी 228 की बात करी है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट इज 228। इट इज 228। 228 क्या कहता है कि जब भी आप कोर्ट रूम के अंदर किसी भी जज की इंसल्ट अगर करते हैं, ठीक है, सो ऐसे केसेस में जो चार्ज है वो 228 का लगाया जा सकता है। लिखा है एन ऑफेंडर वाज ट्राइड फॉर रॉयटिंग in the courtroom, he called a presiding judge as a pre-judicial judge and thereby insulting the judge while he was conducting a judicial proceeding. The offender should be liable for 228. This section states that whoever intentionally offers any insult or causes interruption to a public servant while the public servant is sitting in the stage of judicial proceedings। तो कोई भी व्यक्ति जब न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा हो, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रहा हो, और उस दौरान आप इंटरप्शन क्रिएट करें या उसकी इंसल्ट कर दें, तो 228 का चार्ज बनाया जा सकता है और पनिशमेंट जो है वो 6 महीने तक की जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ पाएंगे। That chapter 10 of the code, that is IPC, in section 172 till 190 is designed to penalize the disobedience of public servants exercising lawful authority। Thus, a person who refuses to follow a procedure under 160 of the CRPC, अभी हमने फाउंडेशन कोर्स में CRPC क्लोज किया है, तो 160 का जो नोटिस जारी होता है, 160 का जो नोटिस जारी होता है, अगर आप उस नोटिस को फॉलो नहीं करते हैं, आपको अगर पुलिस वाले कहीं पे बुला रहे हैं और आप नहीं जाते हैं, सो आपके ऊपर कौन से ऑफेंस को या कौन से चार्ज को जो है वो लगाया जा सकता है? 172, 173, 174, 175, which should be the correct answer? Yes, it is the last question for today and the answer is section number 100. Yes, it should be 174.
ठीक है, सो 174 को आप लोग मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी यहाँ पे सुटेबल ऑप्शंस हो सकते थे, ठीक है, सुटेबल ऑप्शंस और भी हो सकते थे, लेकिन 174 दैट इज द पब्लिक सर्वेंट हैज गिवन यू अ नोटिस एंड यू आर नॉट अपीयरिंग बिफोर पब्लिक सर्वेंट, 174 कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इन 4 प्रोविजंस में 174 इज द मोस्ट सुटेबल आंसर एंड दैट वी हैव टू फॉलो, ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर एरिया दैट वी हैव कंक्लूडेड टुडे, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो हमारा बाकी का एरिया है, तो इसी के अभी बहुत सारे सवाल हमें और भी करने हैं, ठीक है, तो वो हम कल की क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। रेस्ट विल डू टुमारो सेम टाइमिंग्स, ठीक है, 7 बजे की जो हमारी टाइमिंग रहती है उसी पे मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। यस कर सकते हैं। कैन यू टेल मी कि जो आज हमने किया ये कौन सा एरिया, मतलब विद सेक्शन, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है? कनिका, हम लोग जो अभी कवर करेंगे उसमें प्राइवेट डिफेंस से लेके सेक्शन नंबर 298 तक आ रहा है, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस से लेके सेक्शन नंबर 298 तक, दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन तक, ठीक है। तो सेट नंबर 2 हमारा वहां तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। देयर आफ्टर विल प्रोसीड फर्दर टू द ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, और फिर लास्ट में हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और जो फर्दर एरिया है, ठीक है, 511 तक वो डिस्कस हो जाएगा। मेरे ख्याल से 298 तक है, इसमें लाइक सारे सेक्शंस वो याद करने की किसमें क्या है? नहीं, देखो सारे सेक्शंस याद नहीं करने हैं, लेकिन व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट उसमें हम लोग वर्क ऑन करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने एक बार जनरल ओवरव्यू जो है ना सारे सेक्शंस का करना है। अब इसमें जो ज्यादातर जो एरिया जो ऑफबिट जिसको हम समझते हैं वो ये है कि जैसे आपका काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स वाला है, तो उसमें बहुत ज्यादा सेक्शंस है। सिमिलरली ये 171 से लेके तकरीबन सेक्शन नंबर 210 तक ये एरिया भी बहुत ज्यादा वाइडर एप्लीकेशन पे रखा गया है। तो इनमें एक तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि नोटिस आया है, व्यक्ति नहीं आता है, तो ऐसे सवाल तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ से पनिशमेंट्स को बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो पनिशमेंट्स को आपको ना सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि जैसे 6 महीने वाली पनिशमेंट है तो वो कितने सेक्शंस में आ रही है, क्योंकि आप हर सेक्शन का पनिशमेंट याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे सेक्शन है, कैसे याद करोगे, कंप्यूटर तो है नहीं दिमाग। तो उसका एक आपको तरीका फॉर्मुलेट करना है कि जैसे इतने सेक्शंस हैं, एक आपने लॉट तैयार कर दिया, तो इतने सेक्शंस में इस तरह की पनिशमेंट जो है वो रखी गई है। तो उससे क्या होगा कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क हमारे माइंड में हमेशा रहेगा, तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सुष्मिता पूछ रही है कि सर सेट 2 कब तक चलेगा। देखो सेट 2 में आपका जो है बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, सो विल ट्राई टू कंप्लीट इट बाय टुमारो इटसेल्फ, ठीक है। कल तक जितने भी सवाल और बनते हैं हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस आपके जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे बनते हैं, और जो आपका थर्ड पार्ट रहेगा 299 से लेके ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी तक, उसमें ज्यादा सवाल बनेंगे। उसमें भी अगेन 2 से 3 सेशंस शायद हमारे लग जाए, ठीक है। तो बाकी ये वाला जो एरिया है 298 तक का, ये तो हम कोशिश करेंगे कि कल तक हम कंप्लीट कर ही दें। बाकी 1 to 95 का आपका जो टेस्ट है वो मैं आज देखता हूँ मेरी टाइमिंग्स किस तरह से मैच करती है, तो उसी हिसाब से मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। आपका जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव किस तरीके से रखा जाएगा वो भी मुझे बताना है, ठीक है। बिकॉज मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिविटी तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी में अभी अगर ना जाते हुए हम सब्जेक्टिविटी पे थोड़ा सा फोकस करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बिकॉज मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी आपको बाई सर्विस लेके चलनी है, तो वो मैं अनाउंस कर दूंगा सुष्मिता। चलिए, थैंक यू सो मच।